चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश। क्लास 7 का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश, और हम आलोक वाले बुक से पढ़ा रहे हैं। हालांकि जो हम पढ़ाएंगे वो आलोक और एनसीईआरटी चाहे कोई भी बुक हो, हर बुक से आपका हर पॉइंट मिलेगा, आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। ठीक है, उससे ज़्यादा ही बताया जाएगा, कम नहीं बताया जाएगा। तो आलोक वाले बुक के अनुसार ये अध्याय 16वां अध्याय है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लास 7 का जो प्रकाश चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, हवा का, और वो पंखे की हवा का आवाज़ है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मी बहुत है, अगर हम पंखा बंद करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा हमें। ठीक है, तो इसीलिए पंखे को चालू रखे हैं, इससे कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग को आवाज़ क्लियर जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो प्रकाश कहा जाता है कि प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश क्या है, एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो प्रकाश एक क्या है, तो एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश क्या है, एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद जानते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अच्छा प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, इसको एक बच्चे ने एक प्रयोग किया। इसको एक बच्चे ने प्रयोग किया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो कैसे करती है। ठीक है, तो प्रयोग क्या किया कि एक बच्चे ने एक पाइप लिया। ठीक है, इस पाइप के आगे में टॉर्च लिया। ठीक है, टॉर्च लिया, और जब इस टॉर्च को जलाया गया और टॉर्च का जब प्रकाश इस पाइप में जाने लगा, तो क्या देखा कि ये जो प्रकाश थी ना, प्रकाश की किरण वो इस पाइप के आर पार होकर के चली गई। यानी इससे ये पता चला कि ठीक तो है, प्रकाश जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रयोग कर रहा था ना, उसी का एक भाई था, या फिर कहीं कोई और दूसरा उसका दोस्त, मान लीजिए कि कोई एक दोस्त था, जो क्या किया, इस पाइप को टेढ़ा कर दिया। अब इस पाइप को टेढ़ा कर दिया, मतलब ये पाइप इतना लंबा था, अब ये क्या हो गया, अब ये थोड़ा सा यहां से इस पाइप को टेढ़ा कर दिया। अब टेढ़ा करने के कारण क्या हो गया ना, कि प्रकाश जो है वो यहीं तक रह गया, सीमित रह गया। प्रकाश अब मुड़ नहीं पाया, यानी इस तरफ प्रकाश नहीं आ पाया। तो जब इस तरफ प्रकाश नहीं आ पाया, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश जो होती है ना, वो तरंग की भांति भी चलती है। प्रकाश तरंग की भांति भी चलती है, और कौन सा तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, क्या है, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसा तरंग होता है जो श्रृंग और गर्त के माध्यम से गमन करता है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, सबसे उच्चतम मान जो होता है वो श्रृंग कहलाता है। ये 9th क्लास में हालांकि पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहे हैं। और जो नीचे वाला जो न्यूनतम मान होता है, इसको बोलते हैं गर्त। ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया। तो प्रकाश भी इसी तरीके से गमन करता है, तरंग की भांति। ठीक है, अब बताइएगा कि ये इस तरीके से संरचना जो होती है वो कब होती है। तो एक प्रयोग के द्वारा आप ये तरंग उत्पन्न कर सकते हैं,
प्रयोग कौन सा कीजिएगा? तो आप यहाँ पे एक दीवार ले लीजिए, इस दीवार में कांटे ठोक दीजिए, कांटे में रस्सी को बांध दीजिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो इस रस्सी को पकड़े हुए हैं, है ना, और जब ये व्यक्ति इस रस्सी को ऐसे करके झटकारेगा तो रस्सी क्या होगा, इस तरीके से देखिएगा गमन होगा। ठीक है, तो रस्सी इस तरीके से गमन करेगा तो हम कहेंगे कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी चीज गमन करती है तो हम उस को बोलते हैं, उस तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो लंबवत गमन करता है। क्या करता है? लंबवत गमन करता है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग हो गया। इसके बाद अगर हम जाने तो तरंगे जो होती है, एक और तरंग होती है, प्रकाश जो होती है एक और तरंग होती है। प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। प्रकाश तरंग को और क्या कहा जाता है? प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। अच्छा, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है? क्योंकि अभी हम जाने कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, फिर विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे हो गया? तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए है प्रकाश, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश हर माध्यम में चलती है, जरूरी नहीं कि उसे कोई एक माध्यम में चलना पसंद है, वो हर माध्यम में चल लेता है, यानी किसी भी माध्यम में। तो अगर कोई माध्यम नहीं भी है उसमें भी चल लेगा। ठीक है, जैसे निर्वात माध्यम नहीं है, फिर उसके बावजूद भी निर्वात में प्रकाश गमन करती है। न सिर्फ गमन करती है बल्कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में ही गमन करती है। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग उसे कहते हैं जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे निर्वात माध्यम नहीं है उसके बावजूद भी प्रकाश इसमें गमन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग तो है, लेकिन इसके बारे में बताया कौन? तो इसके बारे में बताया था मैक्सवेल ने। इसके बारे में किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश के बारे में क्या बताया था? तो उसने कहा था कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब क्या हो गया? ठीक है, प्रकाश के बारे में हम लोग इतना चीज जाने हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा चीज याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ठीक है ना? ऊर्जा कैसे है प्रकाश? तो प्रकाश ऊर्जा इसलिए है क्योंकि प्रकाश से हमें ऊर्जा भी मिलती है। यानी अगर कहा जाए कि ऊर्जा का सबसे बड़ा अगर स्रोत कोई है तो वो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। हालांकि ऊर्जा हमें कई सारी वस्तुओं से मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जानते हैं, इसके बाद आगे जानते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। ठीक है, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत होता क्या है? तो स्रोत का मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज उत्सर्जित करना। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत यानी वैसा पदार्थ जिसके पास, या फिर कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे बोलते हैं प्रकाश के स्रोत बोलते हैं। स्रोत का मतलब उत्सर्जित करना भी होता है। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या क्या है? तो सूर्य है। सूर्य है ना प्रकाश का स्रोत। अभी बताएं कि प्रकाश का और ऊर्जा का दोनों का सबसे बड़ा अगर स्रोत कोई है तो वो सूर्य है। ठीक है, याद रखना, प्रकाश का और ऊर्जा का इन दोनों का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। और सूर्य, उसके बाद तारे, है ना, सूर्य है, तारे हैं, इसके पास क्या होते हैं? अपना प्रकाश होता है। और बात किया जाए, दीपक है, दीपक के पास भी अपना प्रकाश होता है। मोमबत्ती है, मोमबत्ती के पास भी अपना प्रकाश होता है। और अगर ले लिया जाए तो बल्ब है, बल्ब के पास भी क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। इत्यादि कर देते हैं।
एक चंद्रमा रह गया। तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक परावर्तित कर देता है। ठीक है, और यही कारण है कि चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हालांकि उसमें प्रकाश अपना नहीं होता है। न तो उपग्रह के पास प्रकाश अपना होता है और न ही ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है। सिर्फ तारे और सूर्य के पास ही अपना प्रकाश होता है, इसके अलावा किसी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत हो गए। लेकिन अगर इसमें ध्यान से अगर आप देखें तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है ये एक दिखाई दे रहा है प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, और दूसरा दिखाई दे रहा है मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत, है ना। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, पहला तो निकल के आया प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, और दूसरा निकल के आया मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसा स्रोत जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है उसे कहेंगे प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, और मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? तो वैसा स्रोत जिसका उत्पत्ति मानव के द्वारा हुआ हो। वैसा प्रकाश का स्रोत जिसकी उत्पत्ति मानव के द्वारा हुआ हो उसे बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत का एग्जाम्पल यह है, तो सूर्य और तारे, सूर्य एवं तारे। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में मात्र दो ही ऐसे वस्तुएं हैं, या कह सकते हैं दो ही ऐसे चीजें हैं जो हमेशा क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। वो है सूर्य और तारे, जो हमेशा प्रकाश उत्सर्जित करते रहती है। ठीक है, तो सूर्य और तारे, और इन दोनों में सबसे बड़ा अगर स्रोत कोई है तो वो सूर्य है, उसके बाद ही तारे हैं। ठीक है, दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत में हम अभी बताएं कि एक ऐसा प्रकाश का स्रोत होता है, यानी मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत उसे कहते हैं जिसमें मानव के द्वारा उत्पत्ति किया जाता है या मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो जिसकी उत्पत्ति मानव के द्वारा होती है उसे मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कहते हैं। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा दीपक है, दीपक को मानव ने बनाया है। मोमबत्ती है, मोमबत्ती है ना। बहुत सारा एग्जाम्पल है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो क्या है, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अब चलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसको देख रहे हैं, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो जब हम बोलते हैं इसको उस समय आप वीडियो को रोक के आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब आगे क्या पढ़ना है? अब आगे जानते हैं कुछ और बेसिक पॉइंट्स के बारे में, जैसे अगर जानते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, हमें एक बात बताइए कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो पहला प्रकाश है, पहला क्या है? प्रकाश, और दूसरा जो है वह नेत्र है। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश और नेत्र का आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो हम कहेंगे कि हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम जानते हैं, इसके बाद हालांकि हम पढ़ा दिए हैं अभी प्रकाश के स्रोत में, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं पूछता है दीप्तिमान, दीप्तिमान या इसी को दीप्त बोलते हैं, या इसी को प्रदीप्त बोलते हैं वस्तु। कई बार ये होता है कि ये पूछा जाता है कि दीप्तिमान
अच्छा, दीप्तिमान गलत लिखे हैं, दीप्तिमान। दीप्तिमान या दीप्त या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ठीक है, कभी कभी ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछेगा, है ना, जैसे पूछेगा कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो ऐसा ना पूछ करके कभी ऐसे पूछ दे सकता है कि दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, और दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रकाश का स्रोत और दीप्तिमान, दीप्त और प्रदीप्त, ये सबका परिभाषा एक ही है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत हमने जो पढ़ाया उसका और इसका परिभाषा एक ही है। ठीक है ना। तो दीप्तिमान या दीप्त या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसमें अपना प्रकाश होता है, वैसा वस्तु जिसमें अपना प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु बोलते हैं। जिसमें अपना प्रकाश होता है, लिख देते हैं, जिसमें अपना प्रकाश होता है उसे बोलते हैं दीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं उसे? दीप्त वस्तु। और ये तो हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर जो जानने का रहता है वो रहता है अदीप्त। अदीप्त या इसी को बोलते हैं दीप्तिहीन, दीप्तिहीन भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अदीप्त और दीप्तिहीन वस्तु ये क्या है? तो ये किसे कहते हैं? तो जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है उसे कहते हैं अदीप्त या दीप्तिमान वस्तु, दीप्तिहीन वस्तु। ठीक है, अदीप्त या दीप्तिहीन वस्तु उसे कहते हैं जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या है क्यों समझ। अब क्या होता है कि प्रकाश किसी वस्तु के आर पार जाने या न जाने, या फिर कह सकते हैं किसी वस्तु के आर पार, प्रकाश किसी वस्तु के आर पार होने के माध्यम के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, प्रकाश किसी वस्तु में आर पार होने के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जिसे बोलते हैं पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ या वस्तु भी कह सकते हैं, पारदर्शी वस्तु कहें या पारदर्शी पदार्थ कहें, दोनों बात एक ही है। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसे एक फिगर के माध्यम से समझिए। मान के चलिए कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये कोई एक वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है। इस वस्तु से अगर प्रकाश की किरणें आर पार जा रही है तो हम कहेंगे कि ये वस्तु क्या है? पारदर्शी है। अगर इस वस्तु से प्रकाश की किरणें आर पार जा रही हैं तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या है? पारदर्शी। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। तो ये किसे कहते हैं? तो मान लिया कि एक और कोई वस्तु बनाया हमने, लेकिन इससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो रही, इससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि यह अपारदर्शी वस्तु है। कौन सी वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, यानी अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। कोई दिक्कत? तीसरा हम चलते हैं, तीसरा है पारभासी, पारभासी पदार्थ। ठीक है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ, जैसे एक बनाते हैं पहले हम फिगर, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें जब उस वस्तु से होकर गुजरती है तो प्रकाश का कुछ अंश ही पार हो पाता है, प्रकाश का कुछ अंश ही पार हो पाता है, उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। यानी वैसा पदार्थ जिसमें, यानी वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ
जिसमें प्रकाश की किरण का कुछ अंश ही आर पार हो पाता है, उसे बोलते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इन तीनों का एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे पारभासी, ये पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या है? तो पारदर्शी में जैसे पानी है, पानी क्या है? पारदर्शी है। और क्या ले लीजिए? कांच ले लीजिए, कांच पारदर्शी है। हवा है ना, गैस भी हो गया सब, तो ये पारदर्शी है। अपारदर्शी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी का एग्जाम्पल क्या होगा? ईंट हो गया, है ना, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, और क्या होगा? ईंट हो गया, पत्थर हो गया, और ले लीजिए बहुत सारे, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, इत्यादि। इसके बाद पारभासी, पारभासी का एग्जाम्पल क्या होगा? पारभासी का एग्जाम्पल होगा तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज, ठीक है। और क्या होगा? तो और होगा क्या बोलते हैं, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा में भी देखिएगा तो क्या होगा कि उसमें भी वस्तुएं आर पार दिखाई देती है, परंतु प्रकाश आर पार हो जाती है, परंतु कुछ अंश ही आर पार हो पाती है, पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं। यानी अगर इस तरीके से, इस तरफ से अगर उस तरफ उसमें कोई भी पदार्थ को देखिए तो वो पदार्थ थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देता है। ठीक है, तो पारदर्शी, पारभासी हो गया, अपारदर्शी हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया, तीनों हो गया। और इन तीनों को आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, है ना। बाकी आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद पढ़ेंगे फिर प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रतिबिंब, फिर उसके बाद चलेंगे समतल दर्पण के बारे में, दर्पण के बारे में भी जानेंगे, और समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है उसके। तो समतल दर्पण की विशेषताएं जानेंगे, उसके बाद लेंस के बारे में जानेंगे और लेंस के प्रकारों के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर प्रिज्म के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कैसे होते हैं उसको साबित भी करके बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी पढ़ना अभी बाकी है, ठीक है, जिसे हम शायद 3 या 4 वीडियो में अपलोड कर देंगे इसे, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको ध्यान से एक बार ना हो सके 2 बार देख करके इसे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। बाकी आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी अगले क्लास से फिर मिलेंगे।